सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और आपदा प्रबंधन के द्वारा झारखंड को पूर्णतः अनलॉक कर दिया गया है और निकट भविष्य में अब प्राथमिक और मध्य विद्यालय को खोलने की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। लेकिन पेंडेमिक दौर अभी भी कोविड का ख़त्म नहीं हुआ है और इस विषम परिस्थिति में अब हमें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम सभी को हमेशा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नियमित हाथ धोते रहने का जो अभ्यास है उसको नहीं छोड़ना है और कभी भी बाहर निकलें तो हमेशा मास्क लगा कर निकलें। आप विद्यालय भी आएँ तो पूर्णतः कोविड के समस्त सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर ही आएंगे और बाहर भी जब भी निकलें तो अपने सामाजिक दूरी और मास्क के साथ अपने लोगों को भी जो है इसका संदेश देंगे। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाना न भूलेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। देखते हैं हम आज व्याकरण का पाठ संख्या 5 में जो है हमारा है शब्द रचना और शब्द रचना में उत्पत्ति जो है उपसर्ग प्रत्यय और समास जो है उसको हम लोग देखेंगे, एक सिस्टम से देखेंगे, सिस्टमेटिक देखेंगे। तो रचना की दृष्टि से अभी हम आपको बताएं कि रचना की दृष्टि से शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कहलाता है मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब जहाँ से उसकी ओरिजिनल शब्द, ठीक है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न शब्द, जिसकी उत्पत्ति की जाती है, ठीक है। वो उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है? आपको जैसा कि मालूम है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए थे। एक तो स्थानीय शब्द कहलाते हैं, दूसरा देशज शब्द कहलाते हैं, तीसरा विदेशज कहलाते हैं जो विदेशों से आए हैं। तो हम ये सब आपको पीछे के क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय और समास, जो शब्द रचना के आधार पर इन्हें जो वर्गीकृत किया गया है उसमें मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द हैं। तो मूल शब्द किसको कहते हैं? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय का सहारा लिए बनते हैं और उनको हम अंशों में, वर्गों में, भागों में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं बेटा, मूल शब्द जो कहलाते हैं, कुछ उनमें ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग प्रत्यय को नहीं लगाया जा सकता है, वो अकेला होते हैं और वो अकेला, उनको अंश में, वर्गों में विभाजित भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर उसका उदाहरण है एक, अगर हम एक बोलते हैं, ये दोनों को अगर हम खंडित करते हैं तो ए और क, ये दोनों का कोई ये नहीं होता है, लेकिन ये दोनों अक्षर मिलने के बाद एक बन जाता है, ठीक है। यही इसका उदाहरण है, ये मूल शब्द कहलाया कि जिसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जोड़ के नया शब्द का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आदर, जैसे मानव, बूढ़ा, ये सारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है। अब उपसर्ग प्रत्यय है क्या चीज़? उपसर्ग प्रत्यय अभी हम जस्ट आगे बताएंगे। अभी हम जो बताएं कि आपको जो रचना के आधार पर शब्द को 2 श्रेणी में बांटा गया, पहला मूल शब्द और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। तो व्युत्पन्न शब्द किसको कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगा करके जो है एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग प्रत्यय को आगे चाहे पीछे, उपसर्ग किसी भी शब्द, नए शब्द के निर्माण में उसकी सुंदरता लाने के लिए, उसके भाव को दिखाने के लिए उपसर्ग पहले लगाया जाता है और एक नए शब्द का क्रिएशन किया जाता है, कि रचना की जाती है। और प्रत्यय जो है बाद में लगने वाले शब्द के साथ उसकी भाव और उसके जो भावनात्मक पहलुओं को नयापन ला करके एक नया शब्द का निर्माण किया जाता है, वो प्रत्यय कहलाता है। तो व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ, वैसे शब्द हैं जो मूल शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगाकर बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूल शब्द में न उपसर्ग लगता है न प्रत्यय लगता है, मूल वो ओरिजिनले रह जाता है, ठीक है। उसमें हम उदाहरण दिए थे
एक, आदर, मानव, बूढ़ा, ये सब। और व्युत्पन्न शब्द में जैसे प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है प्रति जोड़ एक, ठीक है। प्रत्येक में प्रति हम पहले लगा दिए, एक में अगर हम प्रीति लगा दिए, ठीक है, तो वो प्रत्येक बन गया, ठीक है। अनादर, आदर में आदर मूल शब्द था और अनादर जो है व्युत्पन्न शब्द है। अनादर मतलब जिसका आदर नहीं किया जाए, जिसको अपमान की दृष्टि से देखा जाए। आदर सम्मान की दृष्टि का गोचर होता है और अनादर अपमान की दृष्टि का गोचर होता है। तो अन जोड़ आदर, अनादर। अभी हम बोले थे मानव, मानव मूल शब्द है, लेकिन मानवता उसमें एक फीलिंग्स आ रहा है, इंसानियत का गुण दिखा रहा है, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाया गया है, ठीक है। कहीं पहले लगता है तो वो उपसर्ग कहला गया, बाद में लगने वाले को प्रत्यय कह देते हैं। तो मानव में ता अगर जोड़ देते हैं तो मानवता, इंसानियत, ये उदाहरण है उसका व्युत्पन्न शब्द का। हम उस टाइम पढ़ लेते बूढ़ा, अभी अब अगर हम उसको बाद में लगा देते हैं, पा जोड़ देते हैं तो बुढ़ापा। इसका मतलब है बुढ़ापा एक आयु है, एक अवस्था है ना। कितने हम इसके पहले भी किसी क्लास में आप लोग को बताए थे कि हम जब हम क्या कहलाता है गर्भ में रहते हैं, उसी टाइम से हमारा स्टेज शुरू हो जाता है डेवलपमेंट का। मानव का डेवलपमेंट का स्टेज कहाँ से शुरू होता है? कुछ लोग बोलते हैं कि बचपना से शुरू होता है। अरे बचपना कब देखोगे? जब तुम गर्भावस्था से आते हो तो वो गर्भावस्था कहलाता है। उसके बाद शिशु अवस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंततः मृत्यु अवस्था जो है, मृत्यु अवस्था लास्ट हो गया तुम्हारा। तो हर अवस्था में इंसान का विकास होता है, वो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। और दुनिया में आने के बाद विकास की गति थोड़ी तेज़ होती है, ठीक है, क्योंकि अपने सेल्फ पर आदमी डिपेंड होने लगता है धीरे धीरे। और बाहर आने के बाद बहुत सारी जो है ना वातावरण के साथ जो है व्यक्ति जो अर्जन करने लगता है, तो सीखने का जो कि इंटेंसिटी जो होती है, जो गति होती है, जो तीव्रता होती है, उसमें वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो अभी हम दो चीज़ समझें कि मूल शब्द रचना के आधार पर दो तरीके के शब्द को बांटा गया है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द, ठीक है। मूल शब्द यथावत रहते हैं और व्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ के नया शब्द का निर्माण किया जाता है। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, शब्द निर्माण प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप बता रहे हैं कि मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की जो क्रिया होती है, जो उससे ही या शब्द जो रचना का निर्माण किया जाता है, वही शब्द निर्माण प्रक्रिया कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अब शब्द निर्माण प्रक्रिया में मुख्यतः तीन चीज़ ज़रूरी है, वो तीनों का मिलना ज़रूरी है। वो तीनों के दृष्टिपथ ही जो है आप शब्द निर्माण प्रक्रिया को गति दे सकते हैं। वो पहला क्या है कि उपसर्ग की सहायता से, उपसर्ग की सहायता से, हाँ वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो शब्द निर्माण जो प्रोसेस करते हैं उसमें हम किसका सहारा पहले लेते हैं? उपसर्ग की सहायता लेते हैं। दूसरा किसका सहारा लेते हैं? प्रत्यय की सहारा लेते हैं। तीसरा किसके द्वारा होता है? समास के द्वारा होता है। ये तीनों के द्वारा जो है हमारा ये शब्द रचना की जो हमारी प्रक्रिया है वो एक अपने गति को प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब जो है अब आपको हम लेके चलते हैं शब्द निर्माण प्रक्रिया के जो पहला स्रोत है, जो साधन है, जो महत्वपूर्ण अंग है, वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कैसे जो है किसी शब्द का नया निर्माण करने में ये करता है, उसको हम देख रहे हैं। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या है, इसको समझिए। मूल शब्द के पहले जुड़कर, आपको हम इसका नोट्स भी दे देंगे, जब ऑफलाइन क्लास चलने लगेगा तो आपको हम लिखाएंगे भी, अभी आप सुन लीजिए। और जब आप किसी भी व्याकरण की किताब, कोई भी लेवल की किताब जब आप उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बात से आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो मूल शब्द के पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वही उपसर्ग कहलाता है। मूल शब्द में उपसर्ग
वाला जो शब्द है वो पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ले आता है, उसे ही जो है उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है ना। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो है मूल शब्द में जो नया मूल शब्द में जो एक उपसर्ग, जो नया शब्द वाक्यांश के प्रयोग में ला करके नया परिवर्तन करते हैं, वही उपसर्ग में। तो उसके उपसर्ग के कई उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे उसके अर्थ को अगर हम नहीं समझेंगे, उपसर्ग के अर्थ को नहीं समझेंगे, तो उसके उदाहरण को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे उपसर्ग वाला एक शब्द है अंतर, ठीक है। अंतर का अर्थ होता है, पहले उसके अर्थ को समझें। अंतर मतलब आंतरिक, अंदर से, आंतरिक। तो अंतर से क्या बनता है? अंतरात्मा। जो हम अंतरात्मा, आत्मा से के अंदर से जब हम किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति करते हैं, वो अंतरात्मा से होती है, ठीक है। कहा जाता अंतर्मुखी। अपने व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो क्वालिटी पैदा होती है। एक व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है, एक व्यक्ति बहिर्मुखी कहलाता है। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का ये दो क्वालिटी होता है। हर इंसान में की दो क्वालिटी होती है, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है। इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, बोलते बहुत कम हैं, समझते हैं सब कुछ लेकिन बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं रहता है, ठीक है। तो वो अंतर्मुखी कहलाता है। तो ये अंतर्मुखी शब्द कहाँ से आया? अंतर से आया। तो अंतर क्या है? एक उपसर्ग है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में अगर हम अंतर जोड़ दिए तो वो अंतर्राष्ट्रीय बन गया। राष्ट्रीय अपने राष्ट्र लेवल का हुआ और अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व लेवल का हुआ। तो इस चीज़ के अर्थ को समझेंगे तो वही उपसर्ग जो पहले आ करके नए शब्द की उत्पत्ति कर दे और उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, उपसर्ग कहलाता है। जैसे अति, अति का अर्थ क्या होता है? अति का मतलब होता है अधिकता, अधिक, ज़्यादापन, ठीक है। तो अति से अगर हम कोई नया शब्द का निर्माण करते हैं तो अति उपसर्ग है और उससे एक नया शब्द बनाते हैं तो अतिरिक्त, अतिरिक्त, ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। अत्यधिक, अति का ही दूसरा शब्द होता है अत्यधिक। तो ये सब जो है इसके उपसर्ग हैं, ठीक है। जैसे और आप ले लीजिए अप, अप, अप का मतलब होता है बुरा या हीन भावना से देखना, है ना। जब हम किसी को सम्मान की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो उसमें हम सम जोड़ते हैं। अपमान की दृष्टि से जब किसी को हम नीचा दिखाने के लिए जोड़ते हैं, उसका बुरा, उसका हीन, उसके अंदर हीन भावना को दिखाया जाता है तो वो अप कहलाता है। तो अप से जुड़ करके कोई शब्द अगर हम निर्माण करते हैं तो जैसे लिखा जाता है अपमान। मान मतलब मान सम्मान हुआ, लेकिन उसमें अगर हम अप उपसर्ग लगा दिए तो उसका अर्थ बदल गया, अपमान हो गया। अपकार, अपकार, उपकार और अपकार। उपकार मतलब हम किसी के ऊपर एहसान करते हैं, ठीक है, वो उपकार हो गया। और आपके ऊपर अगर कोई एहसान करता है या अपकार हो गया। आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किए तो वो अपकार हो गया, ठीक है। किसी की भलाई करते हैं आप, उपकार हो गया। आप किसी की भलाई नहीं किए तो अपकार हो गया, ठीक है। अभी, अभी का मतलब होता है अभी दीर्घिकार वाला नहीं, हर्षिकार वाला अभी। अभी का मतलब होता है सामने, सामने की ओर, ठीक है। तो जब हम अपने सामने पर्दे पर, अपने सामने जब हम कोई नई चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, कोई ऐसा क्रिएशन करते हैं, कोई ऐसी क्रियाशीलता दिखाते हैं, जो ऐसी क्रिया करते हैं, वो अभी से है। तो जैसे हम कहते हैं अभिनय, अभिनय क्या होता है? जो अभिनेता, जो कैरेक्टर पर्दे पर आ करके अपने कला का प्रदर्शन करे वो अभिनय कहलाया, ठीक है। नए मतलब नायक, नायक कैरेक्टर,
कैरेक्टर जब सामने वाले के पास अपने कला का प्रदर्शन कर रहा, वो अभिनय कहलाया। ये सब उपसर्ग शब्द हो गया। अभिप्राय कहा जाता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपका अभिप्राय तो कोई है ही नहीं है, आपका विकल्प तो कोई है ही नहीं है। ये सब उपसर्ग के बेटा बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन है, एक बार उसकी सूची आपको हम सामने रख दें। अंतर, अ, अति, अधि, अन, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, कु, चिर, दुर, दुस, नि, निस, परा, प्र, प्रति, वि, सम, स, सु, स्व, ये सब जो है उदाहरण है उपसर्ग के। लेकिन उपसर्ग को 4 श्रेणी में बांट करके हम रखे हैं। विद्वानों के अनुसार उपसर्ग के ये सारे अर्थ जो शब्द हैं, जो सहायक बनते हैं नए शब्द की रचना में, पूर्व में लगा करके जो नए शब्द की उत्पत्ति करके उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, उसके फीलिंग्स को बढ़ा देते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो इनके अंदर 4 वर्गों में इन उपसर्गों को बांटा गया है। जो पहला उपसर्ग का जो कंटेंट है वो संस्कृत के तरफ से आया है। अभी हम ये जितने 25 शब्द जो आपको बोले, 25 अक्षर बोले, 25 शब्द बोले, ये सब उपसर्ग संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा भाग है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा से जो उपसर्ग की उत्पत्ति हुई है, उसमें भी आपको जो है ना बहुत सारे शब्द हैं जो उपसर्ग लगा करके, कोई भी उपसर्ग का अगर अर्थ क्लियर हो जाता है मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में, तो हम उसके अर्थ के साथ नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो हिंदी के अनुसार उपसर्ग है अध। अध मतलब आधा। जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ में, ये अनाज अध पका है। चावल अगर आधा कच्चा है और आधा पका है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अध पका। अध जला, अगर आधी चीज़ कोई जलती है तो अध जला कहते हैं। अध मरा, अगर हम किसी को मारते हैं तो वो पूरा अगर मर जाता है तो वो डेड बॉडी हो गया, लाश हो गया, शव हो गया। लेकिन अधमरे को हम शव बोल सकते हैं क्या? अधमरा व्यक्ति को, अधमरे प्राणी को, अधमरे जीव को हम शव नहीं बोल सकते हैं, अधमरा बोलेंगे। तो ये अधमरा हिंदी का उपसर्ग है। मरे में पहले अगर हम अध जोड़ दिए तो अधमरा हो गया। कचरा में अध जोड़ दिए तो अध कचरा हो गया। पका में अध जोड़ दिए तो अध पका हो गया। जले में अध जोड़ दिए तो अध जला हो गया। ये सब इसके उदाहरण हैं और ये सब हिंदी उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो हिंदी में जो 2-4-10 ठो और सुन लीजिए कौन कौन है। अन, अनपढ़, अनजान, अनमोल, ये इसके उदाहरण हो गया। अन का मतलब होता है अभाव, जिसका विरोध जताया जाए। औ मतलब हीन होता है, निषेध, जैसे अवगुण, अवघट, ये सब जो है उदाहरण है उसके। कु मतलब होता है बुरा, जैसे हम लोग बोलते हैं ये तो फलानवा का बेटा एकदम कुपुत्र हो गया है ना, कुसंगति वाला हो गया है ना, कुरीति इसके अंदर कुट कुट के भरी हुई है। ये सब का शब्द कहाँ से आए हैं? ये उपसर्ग वाला शब्द है और ये हिंदी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नी, पर, भर, सु, जैसे हम किसी को बोलते हैं बड़ा इसका लेखनी बहुत अच्छी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुलेख इसका बहुत अच्छा है। ठीक है। दू से मतलब दुबला पतला बुरा हीन, तो दुविधा, दुबला, ये सब दुस्साहस, ये सब हिंदी वाले उपसर्ग शब्द हैं। तो वैसे ही जो विदेशों से शब्द आए हैं, विदेशों से आने वाले शब्द अरबी, फारसी और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशों से आए हैं और उनकी उत्पत्ति के आधार पर भी उपसर्ग शब्द है। उसमें कौन कौन शब्द आता है? जैसे कम। कम अगर उपसर्ग शब्द को हम जोड़ते हैं तो देखिए नया शब्द क्या बनता है। कम का मतलब है थोड़ा, हीन, मतलब कम अक्ल। किसी को हम बोलते हैं ना कि अगर वो अकल वाली बात नहीं कहता है या कहती है लड़का लड़की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे एकदम क्या छोड़ो ना यार, ये एकदम कम अकल है। ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। कोई बोलता है ये इस चीज़ फलाने चीज़ की वस्तु की कीमत क्या है, तो क्या बोलता है, बहुत कम कीमत की चीज़ है, मतलब कम कीमत की है, बहुत कम पैसे में उपलब्ध हो जाएगा।
ये क्या है? कमज़ोर है। ताकतवर का उल्टा क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो कम लगा करके जो ज़ोर आजमाइश में कम तर है वो कमज़ोर कहलाया, कमतर कहलाया, कम अक्ल कहलाया। ठीक है। जैसे खुश, खुश मतलब होता है अच्छा। ये शब्द अरबी और फारसी वाला उपसर्ग है, इसको हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो खुश से कैसे कहते हैं? अरे यार क्या बात है, उसकी तो खुशबू चारों तरफ बिखेर रही है, हैं? क्या बताया जाए, उसका तो नसीब बड़ा अच्छा है, बड़ा खुशकिस्मत लड़का है वो, बहुत अच्छा मिजाज बात वाला है। तो कैसे कहा जाता है? अरे बड़ा उसका मिजाज तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज लड़का लड़की है वो, है ना, बहुत खुश मिजाज सर है वो, बहुत अच्छा, उनके अंदर की अभिव्यक्ति बड़ी अच्छी है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब जैसे होता है बद, बद का मतलब होता है बुरा, खराब। तो अगर हम कोई भी चीज़ खराब से सेंस लेते हैं और तो उपसर्ग में, तो ये बद चीज़ कहाँ से आया है? ये उर्दू और अरबी और फारसी के शब्द हैं। ठीक है। जैसे कहा जाता है बदनाम, बद बुरा, बदसूरत, ये सारे शब्द उर्दू, अरबी या फारसी के द्वारा उपसर्ग पैदा किए गए हैं। ठीक है। फिर जैसे हम का मतलब होता है एक समान, एक साथ दिखने वाला। जैसे हम उम्र, आप जैसे दोनों एक बच्चे एक क्लास में रहने वाले हो, तो एक एज के लगभग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम उम्र बोलते हैं। ठीक है। अगर एक शक्ल का भी हर घर में देखिएगा कि जो जुड़वा बच्चा पैदा होता है, भाई बहन आप में भी कितने जोड़ी होंगे जो जुड़वा होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? जुड़वा का हमेशा शक्ल और अक्ल लगभग एक जैसा होता है, तो हम शक्ल उसको बोल देते हैं, है ना। अगर आप सफ़र में चल रहे हो, या नहीं तो आप अगर पति पत्नी हो, दोस्त हो, तो सफ़र, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि वो ऐसी बात नहीं है कि वो सफ़र में चलने वाला हम सफ़र कहलाया। ठीक है। हमेशा साथ रहने वाला भी आपका हम सफ़र कहलाता है, ताज़िंदगी साथ निभाने वाला भी हम सफ़र कहलाता है। ये सब ऐसे उपसर्ग के को हम 5 दृष्टिकोण से बांटे हैं। उपसर्ग संस्कृत के द्वारा भी बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के हैं, और तो और अंग्रेज़ी के भी बहुत सारे उपसर्ग हैं। जो ऐसे शब्द जो हिंदी में लिखे जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण जो है, रनिंग आउट है, आप लोग जुड़े रहिएगा, 5 मिनट के बाद फिर जो है ना कंटिन्यू होगा। तो अंग्रेज़ी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में उच्चारण किए जाते हैं, और उसमें कौन सा है? मतलब होता है जैसे डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। अर्थ को समझिए, डिप्टी मतलब जो मुख्य पोस्ट से नीचे वाला जस्ट होता है, वो डिप्टी कहलाता है। जैसे मेयर, मेयर एक मेन पद है, लेकिन हम दूसरे को जो उसके सहायक नीचे रहता है उसको हम डिप्टी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप गांव घर में देखिएगा मुखिया और उप मुखिया, बेटा मुखिया मेन हो गया, और उसके नीचे मुखिया के एब्सेंस में जो उसके कार्य को देख सकता है, तो वो उप मुखिया कहलाता है, डिप्टी लग गया उसमें। ठीक है। जैसे डिप्टी में लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। एक होता है मेन कलेक्टर और एक होता है डिप्टी कलेक्टर, डीसी, जो हमारे मुख्य हर ज़िला में पदाधिकारी होते हैं। अब जैसे चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, तो जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ जस्टिस, ये हिंदी में लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन ये शब्द उपसर्ग वाले शब्द हैं। और ये उपसर्ग वाले शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी के शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे आइए जनरल, जनरल का मतलब होता है, अक्सर लोग इसको जनरल बोलते हैं, जनरल नहीं बोला, जनरल मतलब सामान्य होता है और जनरल मतलब प्रधान होता है। ये दो चीज़ है, बड़ी महीनी से इसको देखने की ज़रूरत है। जनरल का मतलब प्रधान, मुख्य, और जनरल का मतलब सामान्य। ठीक है, कि ये सामान्य श्रेणी का है। लेकिन कोई पद जब मुख्य पद होता है तो उसके मुख्य व्यक्ति को जनरल बोलते हैं। जनरल डायरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी, ऐसे शब्द जो है ये अंग्रेज़ी के शब्द हैं और ये समझिए कि उपसर्ग वाले शब्द हैं। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इलेक्शन कमिश्नर, ये सब है। वाइस, वाइस एक नया शब्द है। वाइस का मतलब भी होता है उप या सहायक,
किसी को बोलते हैं ना वाइस चांसलर, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में होता है। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद जो प्रधानाध्यापक मेन होते हैं, हेड, उनको हेड बोले, प्रमुख बोले, लेकिन उनके सहायक को हम क्या बोलते हैं, वाइस प्रिंसिपल, है ना, सहायक हेडमास्टर ऐसे बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, मतलब मेन प्रेसिडेंट और उनके नीचे जस्ट जो संभालने वाले होते हैं वाइस होते हैं। आप ही में जो है ना, हमारे यहाँ दो तरह के टीचर हैं ना भाई, टीचर सब एक हैं, ठीक है, लेकिन एक है जो सब टीचर के हेड होते हैं वो हेड कहलाएं, प्रमुख, और बाकी सब जो है जो हमारे असिस्ट कर रहे हैं हमारे काम को, जिनको हम जो है ना बांट करके काम ले सकते हैं, वो हमारे सहायता करते हैं, तो वो असिस्टेंट कहलाते हैं। असिस्टेंट का मतलब हमारे जस्ट नीचे वाले सहयोगी, सहायक, ठीक है। तो ये भी उपसर्ग वाले हैं, लेकिन ये अंग्रेजी वाले उपसर्ग शब्द हैं। तो अब हम आपको कुछ अभ्यास कराएंगे। तो अभ्यास करने से पहले हम एक बार फिर आपको रिकॉल कर दें, याद दिलाने के लिए कि कौन कौन शब्द, क्या क्या चीज़ आज हम पढ़ें, कौन कौन सा उपसर्ग पढ़ें। तो सबसे पहले हम आपको पढ़, कितना टाइम हुआ बेटा? टाइम 8:04, 6 मिनट और है ना। चलिए 5-6 मिनट बचा हुआ है। शब्द रचना हम पढ़ें। शब्द रचना दो प्रकार के होते हैं, उसको जानें। शब्द रचना दो प्रकार के कौन होते हैं? मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द बोलें। मूल शब्द किसको बोलते हैं? जिसमें प्रत्यय उपसर्ग बिना लगाए वो शब्द एक अकेला अपना अर्थ को छोड़ता है, भाव प्रभाव को दिखाता है। और व्युत्पन्न शब्द क्या होता है? मूल शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग को लगा करके जो नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, रचना होती है, वो व्युत्पन्न शब्द बोलते हैं। शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया को हम आज पढ़ें। शब्द निर्माण और शब्द रचना की प्रक्रिया में 3 मुख्य रूप से हैं। पहला उपसर्ग की सहायता, और दूसरा प्रत्यय की सहायता, और तीसरा समास के द्वारा। तो अभी हम ये तीनों में जो है उपसर्ग को केवल देखे हैं, प्रत्यय और समास को अभी नहीं देखे हैं, ठीक है। एक ही बार तीनों को पढ़ा देंगे तो टाइम भी लगेगा और आप हौच पौच हो जाएगा। तो आज हम केवल उपसर्ग तक ही रुके हैं। अब उपसर्ग में भी जो है हम आपको बताएं कि उपसर्ग मूल शब्द में पहले जुड़ करके जो नए शब्द अपने अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, नया शब्द का निर्माण करते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग का कोई स्वतंत्र, कोई अपना प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर उपसर्ग को हम अलग अकेले कर दें और उसका हम कोई इस्तेमाल, कोई सहायक शब्द नहीं करते हैं, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अ को, अ एक उपसर्ग है, आ दूसरे शब्द के साथ जुड़ेगा तो नया वाक्य बना देगा, नया शब्द बना देगा। लेकिन आ को अगेल हम अकेले स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो केवल वो अक्षर बनकर रह जाता है, ठीक है। तो उपसर्ग को हम 5 श्रेणी में बांट करके देखते हैं। उपसर्ग कहाँ कहाँ से आते हैं? वो 5 भाग से आते हैं, 5 जगह से आते हैं। पहला वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, उसमें भी हम 15-20 उदाहरण बता दिए थे। दूसरी उत्पत्ति उसके हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं, उसमें भी हम लगभग 10 ठो बताएं उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग भी बताएं 10-12 ठो। फिर आपको हम अंग्रेज़ी के ऐसे शब्द 5-7 बताएं कि ये सारे सब उपसर्ग हैं जो कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। और इन्हीं की रचना के अनुसार जो है हमारे उपसर्ग जोड़ करके शब्द के वाक्यांश में, अर्थ में और उसकी जो है ना मौलिकता में परिवर्तन ले आते हैं। तो इस तरीके से इतनी चीज़ को हम आज जान सके हैं। अब जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं,